नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। प्रश्न करना, प्रश्नों के जवाब देना भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषता रही है। इस विशेषता के कारण तरह तरह के दर्शन भारत में जन्म लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के सबसे प्राचीन दर्शन बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन के साथ साथ और भी कई सारे नास्तिक दर्शन हुआ करते थे। और फिर बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनके कारण पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलने का मौका मिला। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो विदेशी यात्री थे जैसे हैंसोंग, फाहियान, इन लोगों ने अपने नोट्स में लिखा है। और प्रैक्टिकली भी हम देखें, आज जो भारत के दर्शन हैं उनमें से बौद्ध दर्शन ही पूरी दुनिया में काफी पहले से फैला हुआ है, जबकि बाकी दर्शन भारत में ही सिमट कर रह गए। अब यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तो भारत का इतिहास है, लेकिन गपोड़ों के लिए यह भारत का इतिहास नहीं है, बल्कि जो भारत के इस इतिहास की बात करे वो फिर बौद्धिस्ट है। मसलन एक वैदिक गपोड़े को इस इतिहास को हटाकर यह बताना चाहिए कि पूरी दुनिया में वैदिक दर्शन फैला। जो बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय हैं वो बौद्धिस्ट विश्वविद्यालय नहीं बल्कि वैदिक विश्वविद्यालय थे। ऋषि मुनि विश्वविद्यालय खोल के बैठे थे, उसमें जाकर तपस्या करते थे और पढ़ाते थे। दरअसल जो आस्तिक हैं, धार्मिक हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब भी सत्य की बात होती है तो तुरंत ही धर्म का लबादा ओढ़ के जो सत्य की बात कर रहा उसे भी उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही कई सारे गपोड़े मार्केट में छोटे छोटे चैनल बनाकर गलत सलत आक्षेप लगाते हुए घूम रहे हैं। इन्हीं में से एक चैनल है लिमिटलेस। इस महोदय ने कई सारे आक्षेप लगाए हैं। कुछ दिनों से मेरे पास कई सारे वीडियो आ रहे थे, ये आक्षेप लगाया है, वो आक्षेप लगाया है, जरा इन वीडियो को देखिए। मैंने सोचा कि चलो देख लेता हूँ। जब मैंने वीडियो खोली तो उसमें पहला आक्षेप था कि चाणक्य के प्रूफ को लेकर। मैंने सोचा कि चलो, हमने तो प्रश्न उठाया है कि चाणक्य के प्रमाण क्या हैं। उत्खनन का कोई प्रमाण नहीं, जो लिखित दस्तावेज है उसमें कोई प्रमाण नहीं, तो फिर प्रमाण आएगा कहाँ से। तो इस महोदय के पूरे वीडियो को मैं देखते रहा। पूरे वीडियो खत्म हो गए, लेकिन इस महोदय ने एक जगह भी कोई चाणक्य का प्रमाण नहीं दिया। और दिया क्या, वह सुनकर तो आपको हंसी आ जाएगी। ये इतने बड़े गपोड़े निकल गए महोदय कि इनने झूठ बोलने की तो सारी लिमिट ही तोड़ दी। चैनल का नाम लिमिटलेस और बातें अनलिमिटेड फेंकू। मैं पूरे तथ्यों के साथ पेश करूंगा कि ये कितने बड़े फेंकूबाज निकले। एक भी तथ्य नहीं, एक भी प्रमाण नहीं, और बिल्कुल विकिपीडिया यूनिवर्सिटी खोली, मुंह खोला, शब्द गपोड़ा और बोल दिया कि कर दिया एक्सपोज। भाई साहब, इतने बड़े बड़े फेंकू हो कहाँ से जाते हैं? और ये सारे के सारे लक्षण इन धार्मिकों में होते हैं। न तो ये वीडियो ठीक से देखते हैं, न समझते हैं, बस मुंह खोला, गपोड़ दिया, कर दिया एक्सपोज मैंने साइंस जर्नी को। खैर, आइए देखते हैं इनके क्या क्या आक्षेप है। पहला तो आक्षेप इनने ये लगाया कि ये नास्तिक नहीं बल्कि बौद्धिस्ट है। वो आप समझ जाइए, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब ये वैदिक गपोड़े हैं तो सोच रहे हैं कि ये भी किसी न किसी धर्म से ही होगा। नास्तिक तो हो ही नहीं सकता, रेशनल हो ही नहीं सकता। इस महोदय को रेशनल, बौद्धिस्ट, बौद्ध मार्गी और धार्मिक गपोड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पता। इनका दूसरा आक्षेप था मौर्य काल में चाणक्य और संस्कृत था। और पूरे वीडियो में इनने एक जगह भी नहीं दिखाया कि किस पुरातात्विक विभाग ने यह प्रमाण दिया है या किस नोट्स में यह लिखा हुआ है। उल्टे इनने किसी धर्म विशेष की किताब का हवाला देकर कि उसमें ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ है, चाणक्य का नाम लिखा हुआ है, इसलिए चाणक्य था, गपोड़ के चले गए। ये प्रमाण था। ऐसे ऐसे लोग एक्सपोज करने आते हैं, पता नहीं एक्सपोज करने आते हैं या खुद की हंसी उड़वाने आते हैं। फिर इनने एक किताब का हवाला दिया। किताब का नाम था भारतीय प्राचीन लिपि माला, और इसका हवाला देकर इनने यह कह दिया कि ये बड़े फेमस राइटर हैं और इनने बहुत सही सही बातें लिखी हैं, और आप जिसका रेफरेंस देते हो वो प्रसिद्ध नहीं है, वो सिर्फ किसी पार्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर उसी में फेमस है, सब में फेमस नहीं है। मैंने इसी रेफरेंस को उठा के टाइप किया, आप लोग भी टाइप कर सकते हैं, भारतीय प्राचीन लिपि माला, फ्री डाउनलोड। फिर इसमें आप नीचे चले आए, कई सारे लिंक मिलेंगे, कुछ फ्री भी होते हैं और कुछ में बुक परचेज करने के लिए भी बोलेगा। इसी में से epustakalay.com पे आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे पेज खुलकर आएगा ई बुक डाउनलोड, इसे आप क्लिक करें और फिर आपको PDF खुलकर मिल जाएगा, भारतीय प्राचीन लिपि माला। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि ये कितने बड़े गपोड़े थे। सुनिए इनने क्या कहा। अशोक के शिलालेखों में संस्कृत के शब्द ब्राह्मण, श्रमण, देवानाम प्रिय ऐसे शब्द मिलते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सिद्ध है कि उस समय संस्कृत थी। अब इस महोदय का कहना था कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि नहीं थे बल्कि उसमें संस्कृत था। आए थे चाणक्य का उदाहरण देने और ब्राह्मण ब्राह्मण करके निकल लिए। इतिहासकार राय बहादुर पंडित गौरी शंकर ओझा की लिखी पुस्तक प्राचीन भारतीय लिपि माला में यह बताया गया है कि अब इस महोदय ने जिस गिरिशंकर ओझा का रेफरेंस दिया है, उनने अपनी पूरी इस किताब में लिपि के बारे में बताया है। इस कारण से कहीं कहीं पे उनने किस भाषा में लिखा गया है उसको स्किप कर दिया। अब वहाँ पे अगर लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है तो खुद से ये लैंग्वेज बना दिए, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ इनके बाबूजी बैठे होते हैं संस्कृत लेके। अब अगर आप ASI का ऑफिशियल रिसर्च पेपर फाइंड आउट करें, वीडियो 46 देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 1970 में अशोक के कुछ और शिलालेख मिले हैं मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे बताया गया है कि वो ब्राह्मिक कैरेक्टर्स और
प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसमें साफ तौर पे लिखा है पियादसी, उसी में आगे देवानम पिया भी लिखा हुआ है और यहाँ पे स्पष्ट तौर पे प्राकृत लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब इस महोदय को ये नहीं पता कि प्राकृत लैंग्वेज में देवानम पिया या पियादसी वर्ड भी इस्तेमाल होते हैं। बस मुंह उठाए और फेंक दिए कि नहीं संस्कृत में लिखा हुआ है और सम्राट अशोक के समय में संस्कृत भी हुआ करता था। एक सिंगल एविडेंस नहीं है कि सम्राट अशोक के समय में संस्कृत लैंग्वेज था। इवन जितने भी रिसर्च पेपर उठाओ, इसी रिसर्च पेपर में अगर आप आगे देखो तो उसमें बताता है कि 5th सेंचुरी के बाद से संस्कृत के कुछ प्रमाण मिलने शुरू होते हैं। इनने जो रेफरेंस दिया था गिरिशंकर ओझा, उन्हीं की अगर रेफरेंस चेक कर लें तो उसमें भी उन्होंने लिखा है कि लिपि पत्र पहले के मूल पंक्तियों का नागरी अक्षरांतर, मतलब जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसको नागरी में इन्हें कन्वर्ट किया है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है धम्मम लिपो देवानम प्रियेन प्रियदर्शिना। तो ये शब्द प्राकृत के हैं न कि संस्कृत के, क्योंकि ये महोदय सावन में ही अंधे हो गए थे। इनको प्राकृत भी, पाली भी, संस्कृत ही दिखाई देता है। इन्हें ये भी नहीं पता कि संस्कृत में जो शब्द यूज होते थे वो शब्द काफी बाद में आए हैं। ये गिरिशंकर ओझा ही बोल रहे हैं। देखिए इसमें साफ तौर पे लिखा है कि अशोक के समय री, री, ली और ली की मात्राओं के चिन्ह कैसे थे इसका पता नहीं लगता। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि री की मात्रा का चिन्ह पहले ईस्वी की 2री शताब्दी के लेखों में मिलता। तो जब संस्कृत था ही नहीं तो ये सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में संस्कृत घुसेड़ दिए बिना री के ही। ऐसा सिर्फ यही गपोड़े कर सकते हैं। अब यही बात राजीव पटेल जी ने भी अपनी किताबों में लिखी है, तो वो गलत हो गए। और यही बात ये गिरिशंकर ओझा भी लिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गए। और ये गपोड़े विकिपीडिया यूनिवर्सिटी खोले जिसमें कि कुछ और ही लिखा होता है, रेफरेंस में कुछ और दिया होता है, तो गपोड़ के निकल लिए कि यही सही है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे गपोड़े किस तरह से फेक न्यूज चैनल खोल के सभी लोग गुमराह करते जा रहे हैं। फिर ये महोदय जिस वीडियो का एक्सपोज करने आए थे उसमें इनने मेगास्थनीज के इंडिका की जगह पे एरियन की इंडिका का चर्चा कर दिया, जो कि 1ली और 2री शताब्दी में लिखा गया है। वास्तव में पॉलीब्रोथ सिंधु नदी के तट के पास का कोई नगर था, न कि पाटलिपुत्र, और सेंड्रोकोटस पोरस के अधीन कोई छोटा राजा था, न कि भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त। इससे स्पष्ट है कि मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में रुका ही नहीं। ये महोदय मेरी वीडियो को ध्यान से देखे होते तो वहाँ पे मैंने चर्चा किया था कि मेगास्थनीज की इंडिका अलग है, वो मौर्य काल में यहाँ पर आके रहा था, और एरियर की इंडिका 1ली शताब्दी के है, वो कभी भारत नहीं आया था, उसने सुनकर अपनी बातें रखी थी। तो ये गपोड़े महोदय अगर ध्यान से सुन लेते तो आज तक ये गपोड़ा ही कहलाते, लेकिन इनको तो गपोड़ा कहलाने की आदत है। देखिए जिस किताब का ये रेफरेंस दिए हैं उसी किताब में ये लिखा हुआ है कि ईसा पूर्व 326 में भारतवर्ष पर चढ़ाई करने वाले यूनान के बादशाह अलेक्जेंडर के सेनापतियों में से नियार्कस भी था। वह उसके साथ पंजाब में रहा और वहां से नावों द्वारा जो सेना लड़ती भिड़ती सिंधु मुख पर पहुंची उसका सेनापति भी वही था। उसने इस चढ़ाई का विस्तृत वृतांत लिखा था जिसका खुलासा एरियन ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में किया। और इसी की बात को ये गपोड़ कर कि सिंध में रहता था, भारत नहीं आया था, पंजाब में था, कभी मौर्य में नहीं आया था, गपोड़ के निकल लिए। इसी किताब में नीचे ये लिखते हैं ईसा पूर्व 307 के आसपास सीरिया के बादशाह सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक विद्वान को अपना राजदूत बनाकर मौर्यवंशी राजा चंद्रगुप्त के दरबार पाटलिपुत्र में भेजा था। वह 5 वर्ष के लगभग यहाँ रहा और उसने इस देश के विषय में इंडिका नामक पुस्तक ईस्वी पूर्व की 4ठी शताब्दी के अंत के आसपास लिखी, जो कि नष्ट हो गई, परंतु दूसरे लेखकों ने उससे जो अंश उद्धृत किया है वह उपलब्ध है। तो आपने ये देखा कि इस महोदय ने जो रेफरेंस दिया उस किताब को भी इनने ठीक से नहीं पढ़ा है और फर्जी गपोड़ के निकल लिए। तो ये होती है गपोड़बाजी। रेफरेंस भी बताओ, पढ़ो भी नहीं और सोचो कि जैसे हम नहीं पढ़ते हैं वैसे लोग भी बेवकूफ हैं, न खोलेंगे न देखेंगे, बस सोच लेंगे हाँ बोल रहा है तो सही बोल रहा हो। आइए अब इनके दूसरे आक्षेप पे चलते हैं, सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। इसके बाद में यह मूर्ख व्यक्ति बौद्ध धर्म रूपी एक नए पाखंड को लेकर आता है और अपनी ढोल ढपली बजाकर ये बोलता है कि वास्तव में भारत में जो प्राचीन ज्ञान पाया जाता है वह विज्ञान बौद्धों की देन है। अब इस ढपोर संघ को ये नहीं पता कि नास्तिक साइंस की बात करते हैं, प्रमाण की बात करते हैं, रेफरेंस की मांग करते हैं। ये विकिपीडिया यूनिवर्सिटी के रेफरेंस की मांग नहीं करते और न ही धार्मिक ग्रंथों की। जिस वीडियो का ये एक्सपोज करने आए थे उसमें मैंने बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की बात की थी कि बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाइयाँ होती थी और तरह तरह के सब्जेक्ट्स होते थे। ये उसी क्लिप को दिखा रहा है और बता रहे हैं कि बौद्ध के धर्म ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। बताइए इतने बड़े गपोड़बाज भारत में ही पैदा होते हैं, या सुन के शर्म आ रही है। और ये यूनिवर्सिटियां अभी भी इसके खंडहर मौजूद हैं। अब तो ये हेरिटेज बन गए हैं, यहाँ पे लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, टिकट कटाते हैं। चीख के बता रही है कि ये बौद्धिस्ट
यूनिवर्सिटियां थी, लेकिन इन ढपोर संखों को उसे भी हिंदुइज्म बता बता के उसमें भी अपना धर्म घुसेड़ देते हैं कि वो इनकी ही यूनिवर्सिटी थी। अगर इस महोदय ने ध्यान से सुन लिया होता मेरा वीडियो तो इस तरह से अपना मजाक नहीं उड़वा रहे होते। फिर इनका चौथा आक्षेप था कि आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में विज्ञान का लोहा मनवा दिया था। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। जिनके विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। महान ब्राह्मण आर्यभट्ट चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बताते हुए लिखते हैं कि सूर्य अग्नि स्वरूप है, चंद्रमा जल स्वरूप है और पृथ्वी मृत्तिकामय है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को आच्छादित कर लेता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। इसमें ब्राह्मण बताना उसे नहीं भूले ये, और आर्यभट्ट से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बतवा दिए। गपोड़ों में एक खास आदत पाई जाती है, उन्हें साइंस और मैथ्स में बिल्कुल भी अंतर नहीं पता होता। अगर कोई मैथमेटिशियन है उसको भी ये साइंटिस्ट ही बोलते फिरते हैं। अब यहाँ पे सीधे तौर पर एक प्रश्न उठता है कि आर्यभट्ट को अगर विज्ञान पता था तो उनने वह कहाँ पे लिखा, कहीं लिख के छोड़ा होगा ना। फिर तो ये एक किताब दिखाते हैं आर्यभट्टिका, और ये आर्यभट्टिका पिछले 100 साल के अंदर लिखी गई है। इसकी स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि है। इसमें ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया है कि यह स्क्रिप्ट किसी दूसरे स्क्रिप्ट में थी, वहां से इसको ट्रांसफर करके लिखा गया है। कहा जाता है कि रीडिस्कवर किया गया। अब ये रीडिस्कवर कैसे किए हैं, सीधे यहाँ से 5वीं सदी में पहुंच गए होंगे रीडिस्कवर करने के लिए, तो फिर इनके मुंह पे ताला लग जाता है। दरअसल देवनागरी लिपि 1000 साल से भी कम पुरानी है, और जिन लिपियों में ये धर्म ग्रंथ दिखा रहे हैं वो तो 500 साढ़े 500 साल भी पुरानी नहीं है, क्योंकि शुरू की जो देवनागरी लिपि थी वो अर्ली नागरी लिपि कही जाती है, और आजकल जो प्रचलन में है वो नागरी लिपि है। अब इन महोदय ने जो रेफरेंस दिखाया था उसको भी अगर एक बार देखें तो उसके भी राइटर ये लिखते हैं कि भारतवर्ष के विद्वान 14वीं शताब्दी के पहले एवं देश की प्राचीन लिपि ब्राही तथा उससे निकली हुई 6ठी शताब्दी की लिपियों तक को पढ़ना भूल गए थे। आगे ये लिखते हैं कि 1356 में दिल्ली में अशोक स्तंभ को मंगवाकर फिरोज शाह तुगलक ने पढ़वाने की कोशिश की कई विद्वानों से, लेकिन सब के सब असफल हुए। अकबर ने भी प्रयास किया था पढ़वाने का, लेकिन कोई भी विद्वान उनकी जिज्ञासा को पूर्ण नहीं कर सका। बाद में अंग्रेजों के काल में यह पढ़ाई संभव हो पाई। तो इन ढपोर संख महोदय को बिना देवनागरी लिपि के ही आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई आर्यभट्टिका दिखाते फिर रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं। अभी तक जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है उसमें जो सबसे पुरानी वेदों की मिली है वो 1464 एडी बताई गई है, जो पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट में रखी हुई है। उससे पुराना अभी तक इनका संस्कृत का कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिला है, और उसी एक भोजपत्र के पन्ने पर यूनेस्को ने वेद को पुराना स्क्रिप्चर स्वीकार किया है, जो अपनी वेबसाइट पे दिखा रखा है। और ये मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, उसी वीडियो को ये एक्सपोज करने आए थे। वीडियो ध्यान से देखे होते तो समझ गए होते, लेकिन वीडियो तो ध्यान से देखना नहीं है, बस बक करना है। और ये बता रहे हैं कि आर्यभट्ट जो है 5वीं सदी में विज्ञान था। और फिर इनने आगे क्या बताया कि इनके आर्यभट्ट ने सोलर इक्लिप्स और मून इक्लिप्स बता रखा है, और ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ की किताब उठाकर लाए और दिखा रहे हैं कि उनने राहु केतु लिख रखा है, ये उनके ग्रंथों की देन है और उन्हीं से हिंदू धर्म में आया है, ये हमारे वेदों में नहीं लिखा है। ये ढपोर संख को इतना पता होना चाहिए था कि इसके वेदों में, ऋग्वेद में साफ तौर पे लिखा हुआ है, असुर सर्वभानु ने जिस सूर्य को अंधकार से ढका था उसे अत्रिगण व अत्रिपुत्र ने मुक्त किया, अन्य कोई उसे मुक्त करवाने में समर्थ न था। अथर्ववेद में लिखा है चंद्र को ग्रहण लगाने वाला राहु असुर बताया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ऋग्वेद में लिखा है, हे सूर्य, जब तुम्हें सर्वभानु नामक असुर से अंधकार से आच्छादन किया था तब सारा संसार ऐसे दिखाई देने लगा था जैसे मार्ग को न जानने वाला पथिक घबरा जाता है। तो यह महोदय पिछले 500 सालों में देवनागरी लिपि में लिखे गए ग्रंथों में असुर, राहु, राक्षस से सूर्य चांद को खिलवा रहे हैं। और जब ये मुगल काल में लिपिबद्ध किए जा रहे थे तब इन ढपोर संखियों को आर्यभट्ट के 5वीं सदी के बारे में नहीं पता था कि उनने मून इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में क्या लिखा है, करेक्शन नहीं हो सकता था। तो इससे साफ पता चलता है कि ये महोदय टोटल फर्जी बात कर रहे थे। न तो किसी आर्यभट्ट को किसी सोलर इक्लिप्स या मून इक्लिप्स के बारे में पता था, और न इन वेद गपोड़ियों को। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे आर्य समाजी हैं। इनका काम है बस गप्पे छानना, गपोड़ना और भारतीय बहुसंख्यक को बरगलाना। अब इस महोदय को एक ही सलाह है कि इस महोदय को जाकर किसी प्ले स्कूल में नाम लिखवा लेना चाहिए, जहाँ पे ये किसी दूसरे की बात को ध्यान से सुनना सीख लें और जो रेफरेंस दे रहे हैं उसे कम से कम पढ़ कर आए। वो कुछ और कह रहा है और ये कुछ और गप्पे छाने जा रहे हैं। और हंसी तो ये आ रही है कि नास्तिकों को किसी धर्म ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो ग्रंथ लिखा है तो ये ग्रंथ लिखा है तो इसलिए नास्तिक भी गलत है, इसलिए साइंस भी गलत है। इनकी हालत उन ढपोड़ संखों की तरह हो गई है जो फटाफट फेंक तो देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि यह जो
फेंका है वो मुंह ऊपर करके फेंका है, थूक मुंह के ऊपर ही गिरेगी। और इनकी तरह कुछ और भी गपोड़े हैं जो इसी तरह से गप्पे छान रहे हैं। अगर उनकी भी वीडियो की मैं बनाना शुरू करूं तो इन सब की एक एक गपोड़ी निकल के बाहर चली जाएगी। ये सारे के सारे विकिपीडिया यूनिवर्सिटी के फेंकू फटाफट है, बस मुंह से गप्पे छानने वालों का रेफरेंस देंगे, एक भी प्रमाण नहीं, और जो प्रमाण देंगे उसको भी खोल के दिखाया जाए तो भी वो गलत पाए जाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि ये जितने भी एक्सपोज करने के नाम पे आ रहे हैं ये सारे के सारे गपोड़े हैं, ढकोर संखी हैं। इनका काम ही है फटाफट फेंकना, लोगों को जैसे हजारों साल से बेवकूफ बना रहे हैं वैसे ही खुद ही पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।